हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दुबई एग्रीकल्चर क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत और बहुत ही अभिनंदन। आज मैं आपके लिए जो आपकी परीक्षा हाई स्कूल की है, इंटरमीडिएट की है या किसी कोई बैचलर ऑफ आर्ट की भी परीक्षा जो हिंदी से है, आर्ट कला से है, उसके लिए बहुत ही हिंदी के मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके थ्योरिकल भी हैं और आपके एंड में मैंने 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे। हाई स्कूल में आपसे रस पूछे जाते हैं, उनके स्थायी भाव पूछे जाते हैं, उनके प्रकार पूछे जाते हैं, उनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले आपका टॉपिक प्रारंभ किया है रस किसे कहते हैं। तो रस के बारे में आज बात करेंगे। रस में अनुभव होते हैं, विभव होते हैं, संचारी भाव होते हैं, व्यभिचारी भाव होते हैं, स्थायी भाव होते हैं। इन सभी के बारे में हम एकदम सटीक तरीके से, स्पष्ट तरीके से स्पष्टीकरण करके हम इनका आज व्याख्यात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा बनता है कि रस किसे कहते हैं। तो रस किसे कहते हैं, तो रस का होता है श्रव्य काव्य के पाठन अथवा दृश्य काव्य के दर्शन तथा से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। श्रव्य काव्य हो या फिर दृश्य काव्य हो, मतलब सुनने वाला काव्य हो या देखने वाला काव्य हो, उसके दर्शन से जो हमें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम कहते हैं रस। रस को दूसरे शब्दों में व्यक्त हम कर सकते हैं, जैसे होता है जिस प्रकार से रस की अनुभूति होती है, कोई चीज का हम अनुभव करते हैं या किसी चीज का दर्शन करते हैं श्रव्य से या दृश्य से, उसे हम रस कहते हैं। इसके बाद इसमें कि जिस रस से भाव की अनुभूति होती है, भाव में जो अनुभूति होती है उसको ही स्थायी भाव कहा जाता है। रस क्या होता है? श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य के दर्शन से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, जो प्रेम प्राप्त होता है, जो देखने का नजरिया प्राप्त होता है, उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। और जिस रस से भाव की अनुभूति होती है, जो अगर हास्य रस है तो उससे हमें हास्य का अनुभूति प्राप्त होगी, स्थायी भाव हास्य प्राप्त में होगा। इसी प्रकार नीचे में दिया गया है कि रस और उसके स्थायी भाव, रस और उसके स्थायी भाव। तो जैसे आपके वैसे 11 आपके रस हैं, उन 11 रसों के मैंने स्थायी भाव भी आपको दिए हैं। तो सबसे पहले है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? प्रेम, जिसको भी हम कह सकते हैं, अर्थात प्रेम भी कह सकते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और इसके दो भाग होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस का होता है संयोग रति, वियोग श्रृंगार रस का होता है वियोग रति। दूसरा स्थायी भाव है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य या हंसना। तीसरा है करुण रस का स्थायी भाव होता है, तीसरा है करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक या दुख। चौथा प्रश्न आपका है कि वीर रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, साहस, उद्यम, ये सभी चीजें होती है। इसके बाद आता है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है जिसको कहते हैं निर्वेद, सांत्वना, निर्वेदता या निर्वेद, कई शब्दों से इसको व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद आता है रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, गुस्सा, घमंड, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद होता है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, डरना। इसके बाद आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। और विभत्त रस का स्थायी भाव होता है जुगुसा। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है आनंद, प्रेम। वात्सल रस का स्थायी भाव होता है प्रेम, किसी बच्चे से प्रेम करना, ये वात्सल रस का, वात्सल प्रेम भी कह सकते हैं इसमें हम। तो उसके अंदर रस के भाग होते हैं। तो रस के 4 भाग होते हैं। रस के कौन से 4 भाग होते हैं? पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभव, तीसरा होता है अनुभव, और चौथा होता है संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है आपका स्थायी भाव किसे कहते हैं।
मैंने बताया था कि रस क्या होता है, रस श्रव्य काव्य हो या दृश्य काव्य हो, उसके आधार पर उसकी हम अनुभूति करते हैं या उसका आनंद लेते हैं, उसे हम रस कहते हैं। और रस से जो अनुभूति प्राप्त होती है, जिस रस से जो जिस प्रकार की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस होते हैं 11 प्रकार के। 11 प्रकार में सभी के मैंने आपको स्थायी भाव बताए हैं। इसके नीचे रस के भाग 4 होते हैं। रस के कौन से 4 भाग होते हैं? पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभव, तीसरा होता है अनुभव, चौथा होता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। इसके बाद पहला प्रश्न आता है, स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव होता है जो भाव मानव हृदय से सदा अज्ञात दशा में रहते हैं। जो भाव होते हैं जो मानव के हृदय में सदा अज्ञात भाव में विद्यमान रहते हैं या उपस्थित रहते हैं या दशा में रहना चाहते हैं, या अनुकूल वातावरण में उपस्थित होने पर भी सहसा जागृत होते हैं, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी भाव। दूसरी बार सुनिए कि जो भाव मानव हृदय में सदा अज्ञात दशा में रहते हैं और अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर सहसा जागृत होते हैं, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी इसकी है कि स्थायी भाव को भावनाएं प्रकट करने वाला भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव में क्या होता है? ये भावनाओं को प्रकट करने वाला भाव कहलाता है, तो उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। इसके बाद आता है आपका विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव वह चीज होती है कि स्थायी भाव के उद्बोधक कारण से, स्थायी भाव के जो उद्बोधक कारण उत्पन्न होते हैं या प्रारंभ होते हैं, उसे हम विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में भी विभक्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कैसे? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव। इसे 2 भागों में विभक्त किया जाता है। विभाव को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला आपका होता है आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो पहला है आलंबन विभाव। किसे कहते हैं? तो आलंबन विभाव जिसका आलंबन अर्थात जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। आपसे कभी कभी परीक्षा में ये पूछा भी जा सकता है कि किसका कारण लेकर या किसका सहारा लेकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। तो स्थायी भाव जो उत्पन्न होते हैं वो किसका सहारा लेते हैं? वो सहारा लेते हैं आलंबन विभाव का। किसका सहारा लेकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं? वो उत्पन्न होते हैं आलंबन विभाव के सहारे से। आलंबन विभाव के सहारे से उत्पन्न होने वाले विभाव कहलाते हैं आलंबन विभाव। तो उसे हम कहते हैं आलंबन विभाव। आलंबन विभाव को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आश्रयालंबन, दूसरा है विषयालंबन। आश्रयालंबन मतलब होता है जो आश्रय होते हैं किसी पर, और विषयालंबन जो अलग होते हैं, विषम होते हैं, मल्टीपल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विषयालंबन। इसके बाद आता है दूसरा उद्दीपन विभाव। किसे कहते हैं? उद्दीपन विभाव जिन व्यक्तियों या वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। पहला सुनिए मेरी बात, आलंबन विभाव क्या था कि आलंबन विभाव जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। लेकिन उद्दीपन भाव जो है वो इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है कि जिन व्यक्तियों या वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिन व्यक्तियों या जिन वस्तुओं की या जिन परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। नोट में दिया गया है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, उसे आश्रयालंबन कहते हैं। मैंने बताया था कि आश्रयालंबन का होता है कि जो आश्रय लेते हैं, जिस पर आश्रय होता है, उसे आश्रयालंबन कहते हैं। और जो विषयालंबन होता है वो अलग उत्पन्न चीज करता है, जिसको मल्टीपल कहते हैं। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो या होते हो, उसे हम आश्रयालंबन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आश्रयालंबन। और जिसके कारण भाव उत्पन्न होते हैं,
उसे विषयालंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषयालंबन। तो इसमें आलम्बन भाव में आपके आलम्बन भाव की परिभाषा हो गई, उद्दीपन भाव की हो गई। आलम्बन भाव को दो भागों में बांटा गया, आशालंबन, विषयालंबन। इसके बाद आपका आ जाता है अनुभव। अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव क्या होता है कि आप देखते होंगे कि अनुभव मन से आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर से जिस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ, उसने मस्तिष्क में वो कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद उसने हमारी बॉडी को ऑब्जर्वेशन किया, वही तो अनुभव होता है। इसमें है कि मन से आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर से जिस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, या शरीर जिस प्रकार से मन के विचारों को प्रदर्शित करता है, उसे ही अनुभव कहते हैं, उसे ही अनुभव कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका भाग है इसमें इच्छित अनुभव या कायक या यत्नज अनुभव। तो इसमें इच्छित अनुभव या कायक अनुभव या यत्नज अनुभव, इसमें है आंगिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है आहार और चौथा है शाम्बिक। इसमें आता है दूसरा आपका बी अनिच्छित अनुभव, सात्विक अनुभव या आयत्निज अनुभव, आयत्निज अनुभव। इसमें आता है आपका स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, बेपथु, विवर्णता, जिसको रंगहीनता भी कहते हैं, अश्रु या अछू। इसके बाद आता है प्रलय। तो ये आपके अनुभव किसे कहते होंगे। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट आपका कि संचारी भाव या व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं। तो संचारी भाव जो है उसे वो किसे कहते हैं कि मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी परीक्षा में, चाहे वो आपकी इंटरमीडिएट की हो, हाई स्कूल की हो, 9th की हो, या कॉलेज में चलने वाली परीक्षा, मिड टर्म एग्जामिनेशन हो, आपकी कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आपके मन में आने वाले भाव किस प्रकार के भाव हैं, तो आप उसमें क्या आंसर देंगे। उसमें आप आंसर देंगे कि वो संचारी भाव, व्यभिचारी भाव हैं। हमारे मन में आने वाले संचरण प्रकार के भाव अर्थात अनंत प्रकार के भाव आने वाले भाव ही संचारी भाव कहलाते हैं। संचार करने वाले होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो थिंग्स होते हैं, भाव होते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या होती है 33, बहुत ही मुख्य होते हैं। इनमें से 33 में से आपको एक दिया जाएगा, संचारी एक शब्द दिया जाएगा, उसमें आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि ये संचारी भाव है या स्थायी भाव है या अनुभव है या विभव है या आलंबन है या विषयालंबन है या आश्रयालंबन है। इसमें बहुत से आपको मिश्रित पूछे जा सकते हैं। तो इसमें 33 में पहला है हर्ष, दूसरा है मोह, तीसरा है त्रास, भय या व्याग्रता, चौथा है उत्सुकता, पांचवा है ग्लानि, छठवां है उग्रता, सातवां है चिंता, आठवां है विषाद, नौवां है गर्भ, दसवां है लज्जा या शर्म, 11वां है चपलता, 12वां है शंका, 13वां है दीनता, 14वां है जड़ता, 15वां है आवेग, 16वां है निर्वेद, 17वां है घृति, 18वां है वितर्क, 19वां है श्रम, 20वां है आलस, 21वां है निंद्रा, 22वां है मति, 23वां है विबोध, 24वां है स्वप्न, 25वां है स्मृति, 26वां है मद, 27वां है उन्माद, 28वां है अभित्या, 29वां है उपस्मार मतलब मूर्छा, 30वां है व्याधि या रोग, 31वां है मरण, 32वां है असूर्य, जिसको दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असूरता होती है उसे असूर्थ कहते हैं। 33वां है अमर्ष, विरोधी को अपनाकर करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, जो दुख उत्पन्न होता है उसे असूर्य या अमूर्ष कहते हैं। इसके बाद आपका आता है MCQ क्वेश्चन, एमसी मल्टी चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 15 दिए हैं और आपको इनको अपनी नोटबुक पर जो आपने हिंदी की या सामान्य हिंदी की
जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हो उन नोट्स में इनको लिखिए। इनसे लिखने से क्या होता है, लिखने से आपका माइंडी पर्पस होता है, लिखने की हैबिट बनती है, दिमाग में शब्द विचार आते हैं। जब तक आपके अंदर थ्योरिकल के लिए शब्द विचार उत्पन्न नहीं होंगे तब तक आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा अंक हासिल नहीं कर सकते हैं। लिखना आपका हैबिट बन जाना चाहिए। तो पहला प्रश्न हमारा है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देववाणी होगी, यह किस अनुच्छेद से कहा गया है? तो ये 350वां अनुच्छेद में कहा गया है। दूसरा प्रश्न है कि भारत की प्रथम देश भाषा है, भारत की प्रथम देश भाषा है वो है पाली। क्या है? पाली। इस तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधों का प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो वो उल्लेख मिलता है 334 में 153 तक, 153 में भी मिलता है और 334 में भी मिलता है। चौथा प्रश्न है आपकी भाषा की लघुतम इकाई क्या है? भाषा की छोटी इकाई क्या है? छोटी या लघुतम इकाई क्या है? तो भाषा की लघुतम इकाई क्या है? व्यंजन। और प्रश्न इससे एक और बनता है कि कविताओं में सुंदरता लाने के लिए, कविताओं में सुंदरता लाने के लिए किस शब्द विचार का प्रयोग किया जाता है? तो वो शब्द विचार होता है व्यंजना। क्या होता है? व्यंजना। पांचवा प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। छठवां प्रश्न आपका है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भाषा जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? वो है चीनी तिब्बती। सातवां प्रश्न बनता है आपका हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है सौरसेनी अपभ्रंश। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। आठवां प्रश्न आपका है अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा का विकास लोक भाषा से हुआ है। नौवां प्रश्न है भारत में हिंदी विकास का क्रम था। भारत में हिंदी भाषा का क्रम का विकास था तो सबसे पहले ग्रंथ लिखे गए पाली भाषा में, उसके बाद प्राकृत भाषा में, उसके बाद प्राकृत अपभ्रंश में जिसको संस्कृत कहते हैं, और इसके बाद है हिंदी से। 10वां प्रश्न है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1965 ईस्वी में प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो वो थे बीजे खैर। वो थे बीजे खैर। 11वां प्रश्न आपका बनता है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वो हुआ है खरोष्टी लिपि से। खरोष्टी लिपि से। 12वां प्रश्न आपका बनता है हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी है पाली। 13वां प्रश्न है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो वो निर्णय लिया गया 15 अगस्त 1947। 14वां प्रश्न है नई कविता का भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो नई कविता का भारतेंदु हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को। 15वां प्रश्न बनता है नई कविता शब्द सबसे पहले प्रयोग किया। तो नई कविता शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। नोट में मैंने दिया है कि नई कविता के विचारधाराएं थी। नई कविता की विचारधाराएं थी। पहली विचारधारा थी अस्तित्ववाद, दूसरी थी आधुनिकतावाद। और चैनल अगर मेरा आपको लाइक परसिस्ट करता हो, आपको आगे बढ़ाने के लिए डिस्कस करता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जो भी इसमें आपको समझ में नहीं आता हो कमेंट करके बताइए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताएं। इससे भी अच्छा मैं आपके लिए वीडियो फिर से लेकर आऊं। इसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और लग जाइए अपनी परिश्रम शक्ति से संघर्ष की ओर और आगे अपनी सफलता पाने के लिए। थैंक यू।